हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम आपके साथ पाक्षिक मूल्यांकन के असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आपके साथ माह नवंबर पाक्षिक मूल्यांकन विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं इस असाइनमेंट का आंसर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, 3D संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु की अधिकतम संख्या की ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो मैंगनीज ऐसा धातु है Mn जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +7 तक के होते हैं। प्रश्न दूसरा है, संक्रमण तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सा यौगिक बनाते हैं? तो देखिए, संक्रमण धातु में यदि दोनों प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसकी उच्चतम और निम्नतम दोनों होती हैं। जब निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जैसे +1 +2 ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर वो शो करते हैं, तो उनके मध्य आयनिक बंध बनता है और वो आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जब उनकी होती है तब वो सहसंयोजी बंध बनाते हैं और सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। प्रश्न तीसरा है, Zn2+ संकुल यौगिक का जलीय विलयन रंगहीन होता है, क्यों? तो देखिए, इसका रीज़न क्या है कि किसी भी धातु परमाणु आयन में आयनिक फॉर्म में है, Zn2+ है, तो आयन में पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अर्थात उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वे रंगीन होते हैं। ऐसा कोई भी आयन जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पूरे इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे पेयर्ड होते हैं, यानी कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ऐसे यौगिक जो होंगे या फिर ऐसा जो आयन होगा वो क्या होगा, रंगहीन होता है, क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन जो है संक्रमण नहीं होता है। तो देखिए, Zn की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 30, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 4s2। ठीक है, अब यहाँ पे 2+ दिया हुआ है, आयनिक फॉर्म में हो गया, तो 4s2 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। तो इसमें डी कक्षक जो है पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसलिए ये रंगहीन होते हैं या कलरलेस होते हैं। प्रश्न चौथा है, Fe2+ और Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो फेरस और फेरिक दोनों में पूछा गया, तो Fe2+ जो है उसमें 4 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Fe3+ में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप इसको, जब आपको परमाणु क्रमांक पता हो तो आप उससे इसको ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला है आपका प्रश्न पांचवा, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक लिखिए। तो देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन, बोर BM से भी इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल में होता है, कैपिटल B डॉट कैपिटल M डॉट। फिर प्रश्न छठवा है आपका, प्रथम संक्रमण श्रेणी में कौन सी धातु सामान्य +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है? तो देखिए, इसमें क्या है कि कॉपर धातु जो होती है, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 29 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका 3d10 4s1, यहाँ पे 4 लिखा है, ये 4s1 है, जो कि +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है तथा Cu+ आयन बनाता है। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो स्कैंडियम भी प्रदर्शित करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़्यादातर अगर कॉपर को देखा जाए तो ये हमेशा +1 ही ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं, क्योंकि लास्ट में ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन वो दे करके स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है, इसीलिए ये जो रहते हैं बहुधा +1 ऑक्सीडेशन अवस्था जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर का, PtNH3 Cl3 प्लस होल पूरा ब्रैकेट, ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें +1 है, में Pt की ऑक्सीडेशन अवस्था लिखिए। ठीक है, प्लेटिनम का आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो प्लेटिनम का आप X रख लीजिए, NH3 जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, तो आप इसको 0 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि आपके पास 3 क्लोरीन परमाणु है, इज इक्वल टू
+1 क्यों लिया गया है, क्योंकि इसका जो ब्रैकेट में दिया हुआ है पूरे कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है वो कितना है, प्लस दिया हुआ है, तो इसको हम +1 मानेंगे। जो भी नंबर दिया रहेगा आप उसको इज इक्वल टू के बाजू में लिखेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो उस केस में हम वहाँ पर 0 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ लिखा गया। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मिल गई हमको, +4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम को हमने x से डिनोट किया था, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि अतः Pt यानी x की ऑक्सीडेशन संख्या जो होगी वो होगी +4। अब प्रश्न 8वां कहता है आपको NiH2 6 2+ कॉम्प्लेक्स आयन या संकुल आयन की ज्यामिति क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी ज्यामिति जो इसमें जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पर जो H2O है वो वीक लिगेंड है, और इसका जब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो -0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब निकिल का जो चार्ज होगा वो क्या होगा, +2 होगा। तो अगर निकिल का जब चार्ज +2 है तब इसमें हम अगर एक माइनस कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप निकालिए तो इसमें निकलेगा आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब इसमें sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी आकृति यानी कि उसकी ज्यामिति जो होगी वो होगी अष्टफल की संरचना के रूप में होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 9वां। ये आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें केंद्रीय धातु आयन जैसे इसमें आयरन का दिया है और एक कोबाल्ट है, उसमें उपसंयोजक संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए FeC2O4 है ना, होल ट्राइस 3- में C2O4 जो है वो लिगेंड है। ठीक है, तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर जो उपसंयोजक संख्या जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सेंट्रल मेटल एटम की जितने उससे लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वही उसकी क्या होती है, उपसंयोजक संख्या यानी CN होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी, लेकिन यहाँ पर C2O4 जो रहते हैं वो वो जो है एक द्वितंतु लिगेंड होते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम C2O4 का स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगा, O C डबल बॉन्ड O C सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ पे जो आखिरी के जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दिख रहे हैं उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अतः C2O4 में अंतिम 2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो धातु आयन के साथ संकुल का निर्माण करते हैं। अतः C2O4 द्वितंतु लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड से वह क्या कर रहा है, लिगेंड के फॉर्म में, मतलब आयन के साथ, सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे C2O4 कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, इसलिए 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। तो अतः Fe जो है यानी धातु आयन की उपसंयोजक संख्या जो होगी वो क्या होगी, 6 होगी, ना कि यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। फिर जैसे अगर उसमें सेकंड क्वेश्चन बोला गया है CONH3 होल थ्राइस Cl3 में धातु आयन यानी कोबाल्ट की आपको उपसंयोजक संख्या निकालनी है। तो मैंने पहले बताया कि उपसंयोजक संख्या उस पर डिपेंड करती है जितने उसमें लिगेंड होते हैं। तो इसके लिगेंड कितने हैं, 3NH3 है और 3 क्या है, क्लोरीन है। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अतः यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका स्कैंडियम, वैनेडियम और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो स्कैंडियम आपको परमाणु क्रमांक याद होगा तो आप आसानी से आपबाउ के नियम के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, ये इलेक्ट्रॉन का भराव जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्कैंडियम का होता है 21, तो 21 के अकॉर्डिंगली हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। फिर वैनेडियम 23 है तो उसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। आप यहाँ पे सीक्वेंस देखेंगे तो चूँकि ये 3D कक्षक के ही है पूरे, है ना, तो D1 के ही ये पूरे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप पूरे तो कॉन्फ़िगरेशन वहीं रहेंगे, 3D वाला ही सीरीज़ चल रहा है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये आपका 3D सीरीज़ है। तो आप 3D सीरीज़ के में जितने भी देखेंगे तो 4s2 तक के तो सबके कॉमन होते हैं, बस D जो है उसमें चेंज दिखेगा आपको। तो स्कैंडियम में आप देखेंगे तो स्कैंडियम में क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे 21 है इसलिए 3D1 हो जाएगा। वैनेडियम का आप देखेंगे तो 3D3 होगा। निकल में इसमें 28 होता है इसलिए 3D8, और कोबाल्ट में ये क्या होता है 3D7 हो जाता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 27।
तो इस प्रकार से आप इसको देख करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 4s2 न होकर के 3D10 4s2 होता है, क्यों? ये बताना है आपको। तो देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखें तो इसका परमाणु क्रमांक कैसे, अफबाउ के नियम के अनुसार इसको भरा जाएगा। तो भरेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, 4s2 पहले भरा जाता है, फिर उसके बाद बचा 3D9, ठीक है। तो ये 3D9 ना होकर 3D9 ना होकर के 3D10 क्यों हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 3D10 और ये वाला आपका है ना, हाँ 4s1 होता है, ठीक है। ये ऐसा होता है, 4s2 नहीं होता, ये गलत है, यहाँ पे 4s1 होता है। इसका रीज़न क्या है कि क्योंकि s कक्षक जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो d कक्षक में दे देता है, तो इसलिए ये 3D10 4s1 होगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में जा कर के 3D कक्षक को पूर्ण पूरित कर देता है। कोई भी जो ऑर्बिट होते हैं d s p, है ना, तो जनरली आप d ऑर्बिटल वाले पढ़ रहे हैं, तो उसमें d कक्षक जो रहते हैं वो अपना स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो जितना ज़्यादा वो स्थायित्व प्राप्त करेगा, तो जितना या तो वो पूर्ण रूप से भरा रहेगा या आधा भरा रहेगा। तो डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 होते हैं। तो यदि वो पूरे 5 भरे हों या फिर पूरे 10 भरे हों, तो उस केस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पूर्ण रूप से या अर्धपूरित रूप से भरे होने के कारण क्या होता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो कॉपर भी जो रहता है अपने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए डी कक्षक को पूर्ण पूरित कर देता है। तो इसलिए एस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाकर के डी कक्षक को पूर्ण पूरित करता है। तो पूर्ण पूरित डी कक्षक जो है अन्य डी कक्षक की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, अतः कॉपर को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विन्यास बनाना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकुल से आप क्या समझते हैं, इसको उदाहरण एक एक उदाहरण लिखिए। तो देखो, होमोलैप्टिक क्या है, ऐसे संकुल जिसमें धातु परमाणु या आयन केवल एक प्रकार के लिगेंड से जुड़ा हुआ होता है। सेंट्रल मेटल में जो लिगेंड होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, उस सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। तो उस यौगिक में जो लिगेंड होगा वो एक ही टाइप का लिगेंड होता है, तो उसको हम बोलेंगे होमो, ठीक है। होमो मतलब सेम, तो एक ही लिगेंड होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल है CONH3 6, ठीक है। तो एक ही लिगेंड दिख रहा है, कोबाल्ट के साथ क्या दिख रहा है, NH3 दिख रहा है आपको। फिर हेट्रोलैप्टिक में देखेंगे तो क्या है, संकुल जिसमें धातु परमाणु या आयन एक से अधिक प्रकार के लिगेंड से जुड़े हुए होते हैं, जिसे हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा, जैसे ऊपर वाले में आपने देखा CONH3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको 2 लिगेंड मिलेंगे, कोबाल्ट के साथ NH3 भी है और Cl भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों जुड़े हुए हैं। तो एक से ज़्यादा लिगेंड जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल आयन से, तो इसे हम कहेंगे हेट्रोलैप्टिक। अगला है आपका कोई प्रश्न 13, द्विक लवण और जटिल लवण में 3 अंतर लिखिए। तो देखिए, ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है किंतु जल में घोलने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, तो वो द्विक लवण कहलाते हैं। जटिल लवण क्या होते हैं, ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस और विलयन दोनों अवस्था में स्थायी रूप से स्थायित्व होता है, यद्यपि कभी भी आंशिक वियोजन हो सकता है, ठीक है। तो संकुल लवण या जटिल यौगिक जो रहते हैं वो कहलाते हैं। इसका उदाहरण है पोटेशियम फेरोसाइनेट, और द्विक लवण का उदाहरण जो था वो पोटाश एलम है। उसके बाद है दूसरा अंतर, ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु इन्हें जल में घोला जाए तो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन दिख रही है आपको, ये पोटाश एलम का फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो अगर आप इसको इसमें जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने के बाद ये रिएक्शन होता है, तो इसमें K+ Al3+ और SO4 2- में ये विभक्त हो जाता है। यहाँ पे यही कहा गया कि ठोस अवस्था बस में ये स्थायी होंगे, लेकिन अगर इसको जल में घोला जाए तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जबकि जटिल आयन क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, जब इन्हें जल में घोला जाता है तो ये अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते, बल्कि K+ और एक संकुल आयन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे K2SO4 Al2 जैसा आपने देखा, तो सब अलग अलग हो गए, पोटेशियम अलग, सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम अलग, सब अलग हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, एक नया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड आप लेते हैं K4FeCN6, तो ये क्या बना लेगा, K4+ और FeCN6 का एक अलग कॉम्प्लेक्स बन गया
4-। तो इस प्रकार से ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे, एरो देखेंगे तो K4FeCN6 एरो बना है, फिर 4K ऊपर में प्लस का साइन है, उन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, और FeCN6 होल ट्वाइस 6 और ब्रैकेट क्लोज, फिर 4-। तो ये अलग अलग एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। फिर थर्ड अंतर है कि द्विक लवण के भौतिक और रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिक के समान होते हैं, क्योंकि वो पृथक तो हो गए हैं लेकिन उन्हीं के जैसे उनकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन संकुल यौगिक में क्या होगा, जो जटिल यौगिक होते हैं उनमें भौतिक और रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिक से पूर्णतः भिन्न होते हैं, क्योंकि उसने एक नया ही कॉम्प्लेक्स बना लिया है। तो पुराने कॉम्प्लेक्स से उनका किसी भी प्रकार का जो केमिकल जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम नहीं होती है। फिर प्रश्न 14 है आपका, वर्नर का सिद्धांत लिखिए। वर्नर का सिद्धांत आपको कहता है कि देखिए, अल्फ्रेड वर्नर ने सन 1893 में उपसंयोजक यौगिक में आबंध स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे वर्नर का उपसंयोजक यौगिक का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत के निम्नलिखित अभिग्रहित जो है वो है, पहला क्या है कि जटिल और उपसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की संयोजकता। तो इसमें पहला है आपका प्राथमिक संयोजकता, जिसे हम कहते हैं आयनिक संयोजकता। दूसरा है द्वितीयक संयोजकता, जिसे हम कहते हैं अनआयनित संयोजकता। आयनित और अनायनित को हम और स्पेशली और भी इसमें अंतर भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको और भी दे दिया है आपको थोड़ा डिटेल में कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। देखो, ये संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन संख्या के बराबर होती है। जितना सेंट्रल मेटल आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही प्राथमिक संयोजकता होती है। ये अदिशात्मक होती है और ये ऋणात्मक आयनों से संतृप्त होती है या संतुष्ट होती है। दूसरा क्या है, द्वितीयक संयोजकता। ये संयोजकता केंद्रीय धातु आयन की उपसंयोजक संख्या के बराबर होती है, ठीक है। ये उसके ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता था प्राथमिक, और द्वितीयक जो रहता है वो उपसंयोजक संख्या पर निर्भर करता है। प्राथमिक संयोजकता दिशात्मक थी, द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है। प्राथमिक संयोजकता जो रहती है वो यहाँ पर प्राथमिक संयोजकता जो थी वो ऋण आयनों से ही संतुष्ट होती थी, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋण आयन से भी, उदासीन अणुओं से भी, और कभी कभी ये धन आयनों द्वारा भी संतुष्ट होती हैं। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो लीगेंड होते हैं वो ड्यूल नेचर के होते हैं। तो ऋणात्मक लीगेंड की द्वैत प्रकृति होती है। तो सेंट्रल मेटल आयन ऋणात्मक क्यों बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप सेंट्रल मेटल आयन हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, और जो उससे जुड़ने वाले लीगेंड होते हैं वो या तो न्यूट्रल होते हैं, या फिर ऋण आयन होते हैं, या फिर धन आयन होते हैं। कभी कभी धन आयन होते हैं, क्योंकि धन आयन बहुत ही कम केस में होता है, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन खुद ही धनावेशित होता है, ठीक है। तो जो ऋणात्मक प्रवृत्ति की ज़्यादा देखे जाते हैं, तो ऋणात्मक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ऋण आयन बहुधा प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकताओं के द्वारा को संतुष्ट कर सकता है। दूसरा क्या है, जटिल लवण की ज्यामिति। देखिए, द्वितीयक संयोजकता में क्योंकि ये दिशात्मक होते हैं, द्वितीयक संयोजकता हमने देखा पहले भी पढ़ा कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो दिशात्मक गुण होने के कारण त्रिविम में एक निश्चित विन्यास को प्राप्त करती है, ठीक है, निश्चित दिशा में होते हैं। या आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप लिखेंगे दिशात्मक गुण होने के कारण ये त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित रहती हैं, अतः इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। चौथा क्या है, प्राथमिक संयोजकता को सामान्यतः बिंदु के रेखाओं यानी डॉटेड लाइन द्वारा तथा द्वितीयक संयोजकताओं को हम ठोस रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है COCl3 6NH3, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो आपकी प्राथमिक संयोजकता है जो क्लोरीन से संतृप्त हो रही है। जहाँ पे Cl3 है तो Cl3 आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये माइनस चार्ज का है, और जो NH3 जो है वो क्या है, आपकी द्वितीयक संयोजकता है जो सॉलिड लाइन से दिख रही है। यहाँ पे NH3 जो कि न्यूट्रल चार्ज का है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, इसकी संरचना जो है वो जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों आप प्रदर्शित करते हुए बता सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, इसका कारण स्पष्ट करके इसका प्रभाव लिखिए। इसका आंसर देखिए, पहले लेंथेनाइट संकुचन हम किसे कहते हैं। लेंथेनाइट श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर लेंथेनाइट तत्वों की परमाणविक और आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती जाती है, जिससे उनके आकार क्रमशः घटते हैं, और इससे ही लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइट संकुचन के कारण क्या होते हैं, देखिए, इलेक्ट्रॉन में नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में न जाकर के NS2 4F
उपकोश में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु और आयन संकुचित हो जाते हैं। दूसरा, एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव न्यूनतम होता है, क्योंकि एफ कक्षकों का आकार परिधि के इलेक्ट्रॉनों को परिरक्षित करने के लिए अनुकूल नहीं होता। अतः लैंथेनाइट के आकार में संकुचन होता जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, संकुचित होते जाते हैं और आकार जो है वो छोटा होता जाता है। अब इसका प्रभाव क्या है, इसके 2-3 प्रभाव आप बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 प्रभाव बताया है आपको। पहला है इसका ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण। तो परमाणु व आयनिक त्रिज्या का मान अधिक होने से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो क्षारिकता को व्यक्त करती है। मतलब आयनिक त्रिज्या में जैसे जैसे कमी होती जाएगी, क्षारिकता जो रहती है उसकी कम होती जाती है, घटती जाती है। दूसरा है लैंथेनाइटों का कठिन पृथक्कीकरण। ठीक है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे तत्व की जो रासायनिक गुण होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला है आपका बाह्यतम या संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा, परमाणु व आयनिक त्रिज्या। तीसरा, आयन आकार से संबंधित गुण जैसे आयनिक ऊर्जा आयनन ऊर्जा आदि। तो देखिए, लैंथेनाइट संकुचन के कारण 4f ब्लॉक के तत्वों के गुणों में आंशिक भिन्नताएं होती हैं। इसके कारण इसे पृथक करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसमें अन्य की अपेक्षा जो रहती है, जैसे जैसे प्रॉपर्टी जो रहती है वो बाकी की अपेक्षा अलग हो जाती है, क्योंकि इनमें संकुचन पाया जाता है। ठीक है, अन्य किसी भी ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्शन इस प्रकार से नहीं होता है, संकुचन नहीं होता है। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट ऐसे तत्व हैं जिनमें क्या होता है, एफ ब्लॉक के उनमें कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। तो इसी के कारण से इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, आंशिक भिन्नता हो जाती है। इस कारण से इसे ईजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता, इन्हें पृथक्करण करना कठिन होता है। इसे हम आयन विनिमय विधि द्वारा पृथक करते हैं, ना कि सामान्य रासायनिक विधियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा असाइनमेंट के आंसर्स जो है वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, आप अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहिए, और हम प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ जो है वो जल्द से जल्द मिलते रहें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। थैंक यू सो मच।